तो यार, as promised by me that I'll be bringing new podcasts with people from mechanical field and from other fields also. So this time I'm bringing Hitesh, and he's from IIT Hyderabad, and he's right now pursuing his masters from aerospace. तो जो लोग एरोस्पेस में जाना चाहते हैं मैकेनिकल फील्ड से, या फिर जो लोग ऑलरेडी एरोस्पेस से बीटेक कर रहे हैं और हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उसी फील्ड में, एरोस्पेस फील्ड में, तो उनके लिए पॉडकास्ट होने वाला है. इस पॉडकास्ट में मैं एरोस्पेस में अपॉर्चुनिटीज IIT हैदराबाद एज अ कॉलेज, हाउ इट इज़ and faculties over there, what is the fees of IIT हैदराबाद, एंड क्या तरीके होते हैं अलग अलग उस कॉलेज में एंट्रेंस के, एंड इंडिया में क्या कितनी कंपनीज होती हैं, एंड ऑल अबाउट दीज थिंग्स आई बी टॉकिंग अबाउट इन दिस पॉडकास्ट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट अप विद द पॉडकास्ट. हितेश, थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जानते हैं. कहाँ से हो तुम, और कॉलेज तुम्हारा अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से तुमने किया, और बस पहले इतना बताओ, फिर आगे पूछते हैं धीरे धीरे. यार मतलब बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला मतलब. एंड मेरी अंडर ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज देहरादून, और बीटेक एरोस्पेस में मैंने डायरेक्ट ही किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पूरा स्टार्टिंग से एरोस्पेस में था. एंड उसके बाद मैंने गेट लेके डायरेक्ट एरोस्पेस में कंटिन्यू करा अपने कोर्स स्ट्रीम में. मेरा फर्दर प्लान भी कंटिन्यू चल रहा है टेक्निकल करियर परस्यू करने के और द टाइमिंग, तो अभी यही इसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ प्रॉपर्ली. तो हितेश यार, तेरा गेट में स्कोर क्या रहा था, एंड क्या मतलब रैंक वगैरह रही थी? हाँ, सो मेरा गेट स्कोर अराउंड 41 था एंड रैंक मेरी 161 आई थी ऑल ओवर इंडिया. एंड इसमें क्या था कि ना मेरे को लाइक गेट में ऑलमोस्ट 6000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट्स रहते हैं, लेकिन इसमें सीट्स बहुत ज्यादा कम है लाइक ऑल ओवर आईटीज ज्वाइन करने के लिए. इवन तो बाकी ब्रांचेस में आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मैकेनिकल या किसी भी और ब्रांच के इसमें सीट्स कम रहती है. मेरे इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट 4 सीट्स हैं, एंड कहीं तो आईआईटीज में शायद एरोस्पेस गेट को मतलब आप जा नहीं सकते थ्रू एरोस्पेस, तो वहाँ वो ऑप्शन नहीं है कि आप विद गेट एरोस्पेस ज्वाइन कर पाओ. गेट मैकेनिकल का क्या है कि आप मैकेनिकल के थ्रू किसी भी आईआईटी में डायरेक्टली आप काफी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हो. मैकेनिकल हैज मोर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एरोस्पेस को आप स्पेसिफिक हो जाते हो कि स्पेशलाइजेशन में जाना है, देन आपको जो उनसे रिलेटेड ब्रांचेस आप उसी में जा पाओगे. बहुत ये एक चैलेंज आता है इसमें कि आपको जो अंदर जाना है. तो लाइक अप्रोक्सीमेटली कितनी सीट्स होती हैं एरोस्पेस की देखा जाए तो? आई गेस मे बी मैक्सिमम 150 के अराउंड सीट्स रहेंगी इसमें. 150 to 200 जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सिलेक्शंस जो रहते हैं इतने सीट्स होंगे 150 to 200 के अप्रॉक्स. लेकिन इन कोर एरोस्पेस में भी इतने रहेंगे, और बाकी अदर ब्रांचेस क्लाइमेट वगैरह जो होती है, एनवायरनमेंट स्टडीज, वो अलग हैं, उन सब में भी ज्वाइनिंग हो जाता है. वो इंटरडिसिप्लिनरी में आती है ना शायद? हाँ ना, लाइक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस, देन देयर इज दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की एमटेक कर लो या एमएससी प्रोग्राम्स, दे आर सेपरेट. तो उन सब का भी रहता है कि कितना रहेगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ही होंगी अप्रॉक्स मेरे हिसाब से. तो यार हितेश, तुमने कोई प्रिपरेशन करी थी गेट की एक्सटर्नल, या तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह ने हेल्प करी थी तुम्हारी? एक्चुअली मेरे केस में मैंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन मेरे टीचर हैं रमेश कुमार सर, उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से गाइड किया कि कैसे वर्क करना है, कौन कौन से चैप्टर्स लेने हैं, कौन कौन सी चीजों को आपने फोकस करना है, क्योंकि आप गेट के अंदर सब कुछ तो नहीं कर सकते. ऑब्वियसली 100 नंबर का पेपर था, अटेम्प्ट मतलब 100 नंबर नहीं लाने, आपको क्लियर करके एक सीट लेनी है. तो उस चीज से आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना. तो यही उन्होंने सिखाया था, और उस हिसाब से मैं उन्हीं के थ्रू उन्होंने जैसे पढ़ने बोला मैं वैसे वैसे करा. तो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे हितेश? प्रोपल्शन, लाइक उन्होंने हमारे को लाइक 2 सेमेस्टर पढ़ाया था, एंड प्रोपल्शन का उनका मेन था. प्रोपल्शन टॉपिक उन्होंने हमें पढ़ाए थे. टॉम भी पढ़ा था, थ्योरी ऑफ मशीन्स, बिकॉज़ उनका मैकेनिकल बैकग्राउंड थे. ही बिलोंग टू आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे से थे, तो इसीलिए उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया, काफी गाइड अच्छे थे. अभी भी मैं एक्चुअली इनफैक्ट उन्हीं के साथ रिसर्च वगैरह रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ. उनके साथ काफी पब्लिकेशंस हैं हमारे, और काफी चल रहे हैं अभी. एक पेटेंट भी उनके साथ अभी चल रहा था, तो अभी भी उनके साथ काफी अच्छा वर्क चलता है. काफी सिखाया उन्होंने, तो मेरे को लगता है कि एमटेक में आना वो काफी हेल्प किया उनका. तो तुम्हें कब लगा कि गेट की तैयारी अभी मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए बीटेक में, और मतलब कब स्टार्ट की थी और कितना टाइम दिया था गेट के एग्जाम को? एक्चुअली
मुझे जो लगता है ना कि गेट के अंदर ऐसा प्रिपरेशन कुछ स्पेशल मैंने मतलब नहीं किया। मैंने सिर्फ बीटेक का जो मैंने कवर किया क्लास में उतना ही हो गया, क्योंकि बीटेक का जो करिकुलम रहता है वही गेट का सिलेबस रहता है हमेशा। ठीक है, तो जो क्लासेस में एक बार कवर कर लिया मेरा उसी में हो गया था। और ऐसा बस एक लास्ट में एक छोटा कैजुअल रिवीजन किया था मैंने, और इससे इतने में मेरा हो गया था। मुझे कुछ खास स्पेशल मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, जस्ट एक जो बुक्स प्रोफेसर्स ने बताई वही एक बार रिवीजन करके चला गया। तो ऑलमोस्ट कितने महीने दिए थे गेट की प्रिपरेशन? लास्ट फुल ईयर, फोर्थ ईयर। अच्छा, मतलब 1 साल दिया था गेट की। फोर्थ ईयर पूरा ही गया था मेरा, क्योंकि उसमें रिवीजन का टाइम लग जाता है। मैं बेसिक्स में बैठा था तो इक्वल डिवाइड हो गया था टाइम। हाँ। और तुम्हें बीटेक में मतलब ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें मास्टर्स के लिए जाना चाहिए, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज वो आपने कॉलेज में नहीं थी, मतलब रीजन क्या था बेसिकली ऐसा रहता है कि हर कॉलेज में ही होता है कि या तो मैकेनिकल से मतलब एक एरोस्पेस डिपार्टमेंट से आप नॉन कोर में चले जाओ, एक नॉन कोर प्रोग्रामिंग जॉब ज्वाइन कर लो, या फिर अगर आप कोर में जाते हो तो पैकेज शुरू में बहुत ही कम रहता है ना। तो एक चीज ये थी कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक मास्टर्स लेवल की बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए कंपनी में अच्छे में ज्वाइन करना चाहिए, उसमें जाना है। मेरे को लगता था पर्सनली कि इतना चाहिए रहेगा, इसलिए मैंने पहले एमटेक को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एटलीस्ट अगर बेसिक स्किल आता है मेरे को तभी मैं जाऊँ। अगर मैं ऐसे ही, और एक चीज ये भी थी कि अगर एक डिसकंटिन्यूटी आगे बीच में तो कंफर्ट जोन बिल्ड हो जाएगा और फिर छोड़ना जॉब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले एक बार स्टडीज कंप्लीट करके फिर इंडस्ट्री ज्वाइन करता हूँ डायरेक्टली। तो यार जो एरोस्पेस डोमेन है, देखा जाए तो यार उसमें रिसर्च का बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे ख्याल से। मतलब देखा जाए मुझे भी बहुत मन था यार स्टार्टिंग से एरोस्पेस में जाने का, बट नहीं बनी सिचुएशंस। तो तुम्हें कभी नहीं लगता कि एरोस्पेस में पीएचडी के लिए जाना चाहिए, मतलब मास्टर्स के बाद, या फिर जॉब ज्वाइन? मतलब तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है एरोस्पेस को लेकर रिसर्च की तरफ? मेरे को लगता है एरोस्पेस में बहुत ज्यादा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है। मैं करंटली हाई स्पीड इम्पैक्ट एंड पेनिट्रेशन पे वर्क कर रहा हूँ। ये एक फील्ड है एरोस्पेस की, सब डोमेन है। एरोस्पेस में बेसिकली हर चीज आ जाती है। आप मिलिट्री एप्लीकेशन में चले जाओ, सारा उसमें एरोस्पेस सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। कार्स के अंदर एरोडायनामिक्स आती है, कार्स की जो बॉडीज रहती है उसमें आप एरोडायनामिक्स यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या रहता है कि आपको ड्रैग वगैरह कम करना है, या किसी भी फील्ड रिसर्च इंडस्ट्री में, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस में होता है, जैसे उसमें क्रायोजेनिक्स यूज करते हैं आजकल। गूगल में क्रायोजेनिक्स की ओपनिंग रहती है, उसमें भी एरोस्पेस के लोग लेते हैं, बिकॉज उसमें की हीट ट्रांसफर का वर्क आता है, एलिमेंट है वो। तो उसके लिए भी एरोस्पेस के एक्सपीरियंस जरूरी है। एंड R&D के अंदर यू ऑलरेडी नो इंडिया का मंगलयान मिशन लॉन्च किए, या जितने मेजर सेक्टोरल मिशंस थे सब में एरोस्पेस एक बहुत ही मेजर सेक्टर बना है। एंड इंडिया इज अ ग्रोइंग सेक्टर राइट नाउ। तो इंडिया एक बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी इंडिया में है अभी, जो मुझे लगता है। और ऐसा लगता है एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एरोस्पेस में, एरोस्पेस करने में बाहर ही जाना पड़ेगा, ऐसा मानते हैं। बट धीरे धीरे करके इंडिया में हो रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल चुके हैं, सब लाइक स्काईरूट्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स स्काईरूट्स में हैं, कुछ एग्रीकल्चर में भी हैं। तो before talking to you, actually I was looking into Starroot careers website. उसकी का स्काईरूट्स का काफी डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर का भी है। सो दीस आर ऑल लाइक डेवलपिंग। एंड इसरो तो सबको पता ही है कितना लॉन्च हो चुका है, लाइक सैटेलाइट्स लॉन्च है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की इन्होंने। तो आई गेस इन अ फ्यू इयर्स इंडिया विल बी अ लीडिंग मार्केट फॉर एरोस्पेस डोमेन। डेफिनेटली, लाइक मुझे भी पहले लगता था कि यार जब मैं मास्टर्स नहीं कर रहा था, कि मुझे भी ऐसा लगता था कि जो एरोस्पेस है वो केवल स्पेस से रिलेटेड है, या रॉकेट्स और ये सब चीजें जो फैसिनेटिंग लगती थी काफी। बट रियलिटी है कि एरोस्पेस इज अ फील्ड व्हिच कैन बी अप्लाइड टू मेनी सब डोमेन्स, और मतलब बहुत सारी कंपनीज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो डेफिनेटली पीपल हु आर लुकिंग फॉर लाइक गेटिंग अ डिग्री, हायर डिग्री इन एरोस्पेस कैन परस्यू इट, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई डू थिंक दैट। Yeah, so, actually, there are a lot of unexplored potentials in it. Definitely. Like, see, you can go in any field. There are a lot of unexplored potentials, and हमारे particular field में you won't find कि अभी कुछ ऐसा हम लोग पीक पे पहुंचे हैं। अभी we are all in developing stage. Exactly. We are taking baby steps towards reaching our goal. We can say like industry grow कर रही है अभी धीरे-धीरे, and we have reached a certain level. And in the developing stage, definitely you have a lot of opportunities for research. So that is always PhDs, masters, इन सब के लिए opportunities बनती रहती है इंडिया में। Exactly.
और बहुत लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। गेट का भी इसी में एडवांटेज आता है कि गेट से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते तो आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इंडिया के इंस्टीट्यूट आईआईटी वगैरह में आप आराम से आ जाते हो। अच्छी बात है। तो यार एक चीज है, जैसे मेरे कॉलेज में ये हुआ था, बहुत बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर तो लेते हैं, बट कॉलेज में जाके प्लेसमेंट सेल के टाइम पे पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो तुम्हारा 12th से 75% मांगती है, फिर उनमें अप्लाई नहीं कर पाते हो, तब पता चलता है कि यार मेरा 12th में था ही नहीं, तो मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ किसी कंपनी में। तो आईआईटी हैदराबाद में भी ऐसा होता है कि प्लेसमेंट में कंपनीज एक पर्टिकुलर कट ऑफ क्राइटेरिया मांगती है कि इससे ऊपर ही चाहिए पूरा ओवरऑल, या फिर मतलब हमारे यहाँ था ऐसा? नहीं, मेरे को जहाँ तक पता है अभी तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि ऐसा कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया रखा हो, क्योंकि जनरली कट ऑफ क्राइटेरिया क्या रहता है कि जहाँ रहता है कि 8 से ऊपर अगर आपका सीजीपी है, यू आर गुड इनफ टू प्ले लाइक सिट इन एनी प्लेसमेंट। लेटर ऑन अगर प्लेसमेंट कंपनी पर्टिकुलरली कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि इतने से ऊपर कट ऑफ है, लेकिन 12th का मैंने नहीं सुना है कि 12th का कुछ परसेंटेज अभी काउंट होता है एट मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल इट्स मोस्टली अंडर ग्रेजुएट दैट दे विल सी कि आपने बीटेक लेवल पे कितना आपका सीजीपीए था, एंड एमटेक पे ऑफ कोर्स आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो डेफिनेटली लाइक बीटेक और एमटेक दोनों का देखते हैं। हाँ, बीटेक एमटेक ही देखते हैं, एंड मोर ओवर आई गेस कंपनीज आजकल स्किल्स ज्यादा देखने लगती हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द स्किल्स, बिकॉज़ कैंपस प्लेसमेंट इज द थिंग, बट you also have LinkedIn and all other opportunities, तो ऐसा कुछ लिमिटिंग क्राइटेरिया नहीं आता उसमें। तो आई डोंट थिंक, लेकिन ऐसा मैंने अभी तक कुछ ऐसा सीन नहीं देखा कि आप 75% कट ऑफ में आपको किसी को रोक दिया हो किसी ने, ऐसा कुछ नहीं। 12th लेवल पे तो नहीं, क्योंकि बीटेक पे एटलीस्ट हाँ एक मिनिमम परसेंटेज रखी रहती है बीटेक और एमटेक के लिए, तो आपको उसको क्लियर करके आप बैठ सकते हो उसमें। तो थोड़ा सा अब हम लोग जानते हैं यार उसके बारे में, कॉलेज बेसिकली कॉलेज का एडमिशन क्या था, प्रोसीजर, और कैसा कॉलेज है, प्रोफेसर्स कैसे, इन सब चीजों में। एंड द सेकंड इज once you enter in this college you have to select your guide कि आपको करना किसके अंडर है, क्या करना है। तो पहला आपका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर इज बेसिकली कोर्स वर्क, जो आप डिसाइड कर रहे हो। जैसे अगर एरोस्पेस है तो स्ट्रक्चर्स के अंडर एक कोर्स वर्क बेसिकली आएगा, जो कि बेसिक कोर्स वर्क लाइक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स यू हैव टू कवर, देन FEM, aerospace structures, all these subjects will come, and in second semester it will be a little advanced, on a little advanced side, that you are progressing towards the towards your project. You will begin thinking about it, and उसमें आपको एक बेसिक कोर्स प्रोजेक्ट मिल जाता है, एंड आप सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स वर्क भी ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें आपके वेरियस क्रेडिट्स रहेंगे। ठीक है, आप कोई भी वैसे कोर्स ऑडिट कर सकते हो, बट कुछ स्पेसिफाइड कोर्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। इन थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर आपका थीसिस रहता है जिसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट अंडर द गाइड करना है। In my case, my guide is Dr. Mahesh MS. So my area of impact interest, I already told you that it is high speed impact and penetration of warhead for warhead applications. Okay. So on that I'm working. अभी मेरा क्या है कि मुझे उसमें numerical scheme बनानी है, तो मेरा simulation की तरफ अभी concept work कर रहा है, and on later stage I will see what I will do firstly. But right now my guide is helping, and the professors over here are quite helping. Like they will guide you in the best possible way. You have to go professional. Like they will take an appointment and then they will guide you. Like, they will give you a time slot, and in that you can discuss anything from him, and he will guide you how to pursue or how to take the opportunities. That is the process over here. तो यार पहले दूसरे सेमेस्टर में तो मोस्टली तुम्हारी लेक्चर्स वगैरह होते होंगे, एंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में धीरे धीरे बढ़ता होगा काम प्रोजेक्ट्स की तरफ। या बिल्कुल। सेकंड सेमेस्टर में एक बेसिक आपका गाइड बता देता है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज लेने चाहिए जो आपके हेल्पफुल रहेंगे। आप गाइड के साथ थोड़ा मतलब आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है बेसिकली इन सेकंड सेमेस्टर पर्टिकुलरली। आप गाइड चूज कर लेते हो, आपको गाइड थोड़ा थोड़ा बताता रहता है, और आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते रहते हो साइड बाय साइड आफ्टर द कोर्स वर्क, जो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको जितना दे सकते हैं, बिकॉज मेन प्रोजेक्ट तो इन द थर्ड सेमेस्टर ही शुरू होगा। पहले तो आप बस एक बेस रख रहे हो उसके लिए जो रहता है जरूरी, ताकि आप अच्छे से कर पाओ कॉन्सेप्ट्स बेसिकली। हाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट्स। तो एंड प्रोफेसर्स लाइक जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं उसमें प्रोफेसर्स कैसे हैं, मतलब सारे ही अच्छे हैं या कुछ ठीक है एंड कुछ बहुत अच्छे हैं, मतलब कैसे है बेसिकली ये पढ़ाई वहाँ का लेक्चर्स को अगर कंसीडर करें तो? इट्स लाइक अ नॉर्मल कॉलेज, सब कुछ सिमिलर ही है वही। आई कैन नॉट लाइक, बट इन जनरल व्हाट आई फील इज
like all the professors here are helping. Like, you can go to anyone and they will बेसिकली help you. देखा जाए तो Listen to मुझे you. भी ये चीज लगता है कि यार कॉलेज में जो भी करना है खुद से करना है, बट हाँ। एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता हाँ। है अच्छे कॉलेजेस में। करना तो आपको ही है सब कुछ। Exactly. आपको बस एक रिसोर्स मिल Exactly. जाएगा कि हाँ आपके पास लैब है, आपके हाँ। पास टेक सपोर्ट है, आपको हाँ। मतलब अगर आपको कुछ भी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए या फिर आपको Exactly. लैब में फंड्स वगैरह जो हाँ। आपको गाइड हेल्प हाँ। कर सकता है अरेंज करने, हम्म। दैट ही कैन डू। बट हम्म। ये आप लाइक स्पून फीडिंग नहीं हो सकती कि Exactly. ही इज कमिंग यू एंड टेलिंग यू कि आपको हाँ। ये करना है, ये पढ़ो। हाँ। ऐसा नहीं होने वाला, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। देन यू कैन गो इफ यू हैव एनी डाउट। ऐसा क्लास में कोर्स वर्क में भी यही रहता है मोस्टली कि आपको कोई पढ़ाने लाइक आपको खुद एफर्ट डालना पड़ेगा पूरा, तभी आप कर पाओगे। अगर आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि टीचर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अकेले नहीं हो उसके उनके अंडर, एंड वो भी अपना एक रिसर्च वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली करना है तो उनका टाइम बहुत प्रेशियस रहता है, तो हाँ। हमें भी बहुत ही लिमिटेड देते हैं। हाँ वो लेकिन दैट टाइम व्हाट इज लाइक थोड़ी सी देर में बहुत कुछ बता देते हैं वो लोग। हाँ भाई कि आपको अपडेट होना है, like you have to make it valuable हाँ। by yourself, by your actions, that's the एग्जैक्टली नाइस। तो मोस्टली कॉलेज के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है, गेट के बारे में सब कुछ कवर कर लिया। अब थोड़ा सा जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में आते हैं। तो यार हितेश, तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है वो जॉब की तरफ ज्यादा रहेगा या मतलब पीएचडी की तरफ, क्या सोचा, कुछ सोचा अभी? हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सा अभी दोनों तरफ ऐसे बायस चल रहा हूँ कि कैसे ज्वाइन करूँ, क्योंकि करंटली क्या है कि अगर मेरा जो पर्सनल प्रोजेक्ट है दैट इफ आई कैन वर्क इन वो रिसर्च, अगर मैं उसको थोड़ा ढूंढ पाया अच्छा पीएचडी, तो मैं डेफिनेटली पीएचडी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बट एक जॉब में ये है कि आई कैन गेट द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज थ्योरेटिकली आप एकेडमिकली आप बहुत टाइम दे सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू द इंडस्ट्री एग्जैक्टली at some point you have to come to the industry and work. So after masters I guess first मैं थोड़ा जॉब की तरफ एक बार आना चाहूंगा, एक बार इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एंड देन आई कैन कम बैक एंड कंटिन्यू फॉर पीएचडी। दैट आई एम प्लानिंग राइट नाउ कि थोड़ा पहले जॉब एंड देन उसके बाद वापस जॉइन पीएचडी। अगर मेरा मुझे लगा कि जरूरत है तो मैं वापस आके पीएचडी में कंटिन्यू। एंड डेफिनेटली लाइक इफ यू लुक एट गुड प्रोफेसर्स, आई टू थिंक दैट कि जो अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं उनका पहले 2-3 साल सबका इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, एंड देन दे कम टू दिस प्रोफेशन पीएचडी एंड फिर प्रोफेसर बनते हैं। बिकॉज मुझे लगता है आप प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते जब तक आप खुद उसमें उतर नहीं रहे हो। एग्जैक्टली ट्रू। यहाँ अगर मैं यहाँ बैठ के सिर्फ एक कंप्यूटर में पढ़ रहा हूँ कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में क्या यू विल गेट एन एक्सपीरियंस कि क्या हो रहा है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल, एंड देन व्हेन यू कम बैक देन यू कैन वर्क एक्चुअली ऑन इट एंड डेफिनेटली यू कैन फाइंड गुड आंसर्स फॉर दैट। एंड फर्दर क्या होता है ना कि हम जब एकेडमिकली वर्क करते हैं तो हम कॉस्ट या कुछ रिलेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल इंक्लूड कर देते हैं कि उस टाइम क्योंकि फंड्स आ रहे हैं, आप यू कैन स्पेंड ऑन इट, बट इवन दो फंड्स बहुत ही लिमिटेड आते हैं, बट आप कॉस्ट वाइज वो इतना एफिशिएंट शायद ना हो, लेकिन इंडस्ट्री के थ्रू आपको सोचना पड़ता है कि हाँ भाई इकोनॉमिक रखना है इसको बिल्कुल, ताकि इंडस्ट्री तभी आपको अप्रोच करेगी, आपको आइडिया को फर्दर उस पर वर्क करेगी। And if you work in the real life, definitely you will come to know about a lot of problems which can be solved. हाँ तो वो चीज़ है डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। And हाँ एक चीज़ थी कि स्टाइपेंड का क्या है वहाँ पे, मतलब किस किस टाइप की स्टाइपेंड मिलती है, या फिर एमएचआरडी के थ्रू टीए मिलता है, या मतलब क्या है सीन क्या है वहाँ पे? मेरे फ्रेंड्स को जितना स्टाइपेंड मिलता है अराउंड आई गेस 12,500 जितना मिलता है, एंड ये हर टीए को अपनी मतलब टीचर के बेसिक रहता है कि जैसे क्लास के साथ उसको अटेंड करना होता है क्लासेस के अंदर, एंड कुछ छोटा वर्क रहता है वो करना होता है बेसिक। सबका ऑल ओवर इंडिया टीएस का तो सेम ही है, जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह 13,400 लाइक कितना है? मैं 12,500 आई गेस इतना ही। तो मतलब एक तो एमएचआरडी के थ्रू मिलता है। एक्चुअली इसमें ना जितना मुझे पता है इसमें दो रहते हैं, एक तो होता है टीए का, एक होता है आरए का। आरए का ज्यादा है बिकॉज उनका अलग आता है, वो जेआरएफ पोजीशन का भी होता है। नहीं आरए का नहीं, लाइक आरए तो वो पीएचडी वालों का होता है, वो जेआरएफ वालों का। हाँ जेआरएफ, हाँ उनके साथ हमारा नहीं है, हमारा एमएचआरडी से रहता है, सबका ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल सेम ही है वो। तो मतलब टोटल अकाउंट में 12,400 आता है। हाँ यस दैट्स ओके ठीक है। एक्चुअली हमारे बिट्स में अलग था थोड़ा सीन। हमारे बिट्स में क्या होता है, एमएचआरडी का एक आता है वो 12,400, उसके बाद टीए अगर आप टीए के लिए अप्लाई करते हो तो 13,400 अलग से मिलता है, तो वो दो हो जाते हैं अलग अलग। तो वैसा हमारा था थोड़ा। नहीं ऐसा मुझे तो नहीं पता, मेरे को जितना मुझे पता है कि
my friends are getting around 12,400 in that, so उतना ही रहता है इसमें. हाँ. आईडीज का मैंने सुना है वो लोग शायद एमएचआरडी के थ्रू वाला ही रहता है बस. वही सेम रहता है बस उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता उसमें. तो ये था. एंड हाँ, जो तुम्हारा लास्ट कॉलेज था और जो ये वाला कॉलेज है, डेफिनेटली उसमें पीयर ग्रुप का फर्क तो होगा. ये आईआईटी है और वो फिर मतलब आईआईटी नहीं था, तो ऑब्वियसली लाइक पीयर ग्रुप का फर्क रहता है. तो तुम्हें क्या लगता है ये जो पीयर ग्रुप का फर्क रहता है ये हेल्प करता है ग्रो करने में, पढ़ने में, रिसर्च करने में, या मतलब और भी जो चीजें हैं? मैं अगर अपनी मतलब पर्सनल पुराने ग्रुप की बात करूँ तो वो लोग बहुत ज्यादा लाइक एंथुसियास्टिक थे, टू बी ऑनेस्ट. लाइक वो लोग और इनमें ज्यादा मुझे ऐसा वो पर्टिकुलर लेवल पे फर्क नहीं दिखता. लाइक बोथ ऑफ देम आर सेम. लाइक आप कॉलेज लेवल पे जो कॉलेज लाइफ रहती है ना, सेम ही है. मुझे उस लेवल में ज्यादा डिफरेंस अभी तक तो नहीं देखा, क्योंकि लाइक दोनों तरफ यू विल एंजॉय. लाइक जो आप उनके साथ एंजॉय, बाहर घूमने जाते हो या फिर आप डिस्कशन कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉयमेंट, ऐसा ही रहता है. और एक माइंडसेट रहता है. जैसे मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, कुछ मेरे साथ कई आईआईटीज में भी हैं अभी, तो जिन्होंने गेट क्लियर करा, जो आईआईटीज चले गए. काफी सबका ऐसे स्टूडियस माइंडसेट रहता है, एंड पढ़ाई के टाइम पढ़ाई एंड एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉयमेंट वाला. तो यहाँ पर भी वही है. Some are over, like कुछ बहुत ज्यादा पढ़ने वाले भी मैंने देखा है यहाँ पर, जो IITs में देखे मैंने. They study a lot, like you can see them, वो हर वक्त पढ़ ही रहे होंगे. ऐसे भी हैं, और कुछ खेलते भी रहते सारा दिन, like ग्राउंड में सारा दिन घूम रहे हैं. तो अगर मिक्स बना ले तो कुछ हर से you can find बेसिकली हर टाइप के बच्चे मिल जाते हैं. एंड लाइक मोस्टली जो हेल्प करते हैं वो लोग प्रोफेसर्स और यही सब होते हैं. हाँ, आपको पीयर ग्रुप मैटर इसलिए करता है कि लाइक आपको असाइनमेंट अगर मिल गया, बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट मिल गया, तो प्रोफेसर्स भी बोलते हैं आपस में पहले डिस्कस करो. तो आप आपस में डिस्कस करो, तो अगर आपका सामने वाला पढ़ के बैठा है, then only he can guide you कि भाई करना क्या है. अगर वो पढ़ के नहीं बैठा और अगर आप डायरेक्ट उससे पूछने चले गए तो यहाँ हो जाता है. लाइक everyone is helpful, quite helpful, so understanding helpful काफी रहता है इसमें. तो एक लास्ट क्वेश्चन कि तुम्हें क्या लगता है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि मास्टर्स में आने के बाद जो पॉइंटर होता है वो प्लेसमेंट या फिर पीएचडी के लिए हेल्प करता है कि नहीं. लाइक जो एक होता है ना, गोल्ड मेडलिस्ट होना या फिर 9+ होना, एकदम 9 मतलब टॉप लेवल पे रहना, लाइक काफी अच्छा पॉइंटर मेंटेन करना, वो हेल्पफुल होता है कि नहीं? अगर आप पीएचडी की बात करते हो तो आई गेस पॉइंटर मैटर करेगा वहाँ पे. अगर आप पीएचडी की बात कर रहे हो, क्योंकि वो एक एकेडमिक है और वो कॉम्पिटिटिव जोन बैठेगा. और ऑब्वियसली जब उनको सिलेक्ट करना है, आपका बेस ऑब्वियसली इंटरव्यू मैटर कर रहा है, लेकिन एक कट ऑफ जो क्राइटेरिया बैठेगा उसको क्लियर करने के लिए आपको उस कॉम्पिटिटिव जोन में जाना पड़ेगा. अगर सपोज जो मुझे लगता है कि अगर एक 9.8 वाले ने अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए, एंड सिमिलरली अगर एक 8.9 वाले ने अप्लाई किया और उसमें अगर 50-60 कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो वो ऑब्वियसली 9.8 वाले को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू. वो जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर तो सिर्फ जो टॉप वाले बंदे हैं वही जाएंगे पहले. अगर आपका पॉइंटर कम रह गया, बेशक आपको नॉलेज ज्यादा हो सकती है, नो डाउट, बिकॉज आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा या फिर आपका रिसर्च, लेकिन अगर आप वो शो नहीं हो रहा है उनको पॉइंटर के थ्रू या उनको ऐसा दिख नहीं रहा है, देन मे बी वहाँ इशू हो सकता है थोड़ा सा. एग्जैक्टली. तो यही सारे क्वेश्चंस थे. एंड अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट होता जो अभी एरोस्पेस में आना चाह रहा होता मास्टर्स करने के लिए, तो क्या सजेशन देते हैं कि मतलब आना चाहिए कि नहीं, या मतलब थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए? एक्चुअली मैं सजेस्ट करता आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एरोस्पेस के स्टूडेंट हो, बीटेक लेवल पे बेशक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन एमटेक के बाद आप हर जगह इजीली ज्वाइन कर पाओगे. लाइक आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी. बीटेक के लिए आपको एक एज अ लाइक बहुत बेस लेवल ज्वाइन करोगे, आपको पैकेज भी अच्छा ना मिल पाए, या फिर आपको इनफैक्ट पॉसिबल है कि आपको जो कंपनी चाहिए वो भी ना मिले. ये चांसेस हैं, हो सकता है मिल भी जाए, लाइक चांसेस हैं कि आपको ना मिले. एंड बट आफ्टर एमटेक देयर आर चांसेस कि आप अच्छा स्कोर कर, लाइक अच्छा कंपनी मिल जाएगा आपको, और एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा आपका. एक लाइक यू विल बी हैप्पी विद इट. एक अच्छा उसके लिए आपके लिए अच्छा एमटेक करने से आपको नॉट ओनली इन एरोस्पेस, आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो अगर आपका मन हो. स्पेशलाइजेशन के बाद आपको अगर जो भी आपको फील्ड ज्वाइन करनी है आप उसमें जा सकते हो, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. बेस क्वालिफिकेशन आ जाएगी बेसिकली आपके पास, जो आपको नेसेसरी है कहीं भी ज्वाइन करने के लिए, वो आ जाती है आपके पास. ओके अंडरस्टूड.
Okay, Hitesh, thanks for joining in, and I hope our audience will definitely like this podcast and they'll get back to us or maybe you. I hope you love this session, and please do follow, like, and subscribe to the channel if you want more and more content of this kind. So stay tuned with Thermic. Everything look better with a view. I was in a mound, fucking around out your brain on. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want.